नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुमन और प्लैनेट हिस्ट्री पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। हम नेक्स्ट चैप्टर का आज शुरुआत करने जा रहे हैं और क्लास 12 की जो 3 बुक्स है उसमें से हम ये तीसरी बुक की शुरुआत कर रहे हैं। इसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में इस बुक में हम पढ़ने वाले हैं। कॉलोनियलिज्म एंड कंट्री साइड चैप्टर 10 ये इस चैप्टर का नाम है। तो शुरुआत करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चैप्टर है कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड, थीम 10। इसमें हम बंगाल की टाइमलाइन को देखने वाले हैं। बंगाल में क्या हो रहा था। कॉलोनियल रूल यानी कि अंग्रेजों का शासन जो था वो सबसे पहले बंगाल में शुरुआत हुआ था। वहां से उन्होंने सबसे पहले अपने पैर जमाए थे क्योंकि बंगाल की दीवानी उनको सबसे पहले मिली थी। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले बंगाल में अपने पैर जमाने के बाद क्या करना शुरू किया, वहाँ की जो रूरल सोसाइटी थी उसको रीऑर्डर करना शुरू किया, यानी कि जो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसको चेंज किया। वहाँ पर पहले से जो रेवेन्यू कलेक्शन जिस तरीके से होता आया था, मुगलों ने जैसा कर रखा था, उस सिस्टम को पूरा चेंज किया। नई लैंड राइट्स और नए रेवेन्यू सिस्टम, नए कर के प्रावधानों को लागू किया था। अब ये जो चैप्टर है उसको शुरू करने से पहले इस पूरी बुक में हम जो चीज पढ़ने वाले हैं उसको शॉर्ट में एक देखते हैं कि बंगाल में क्या हुआ था। वो शुरू करने से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसका एक टाइमलाइन हम देखते हैं। शायद आप लोगों ने 9th 10th पहले छोटे थे, आप लोगों ने ये चीजें देखी होंगी, बट स्टिल जिन्हों वो नहीं पता है उनके लिए है। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक ट्रेडिंग कंपनी थी, हम लोग जानते हैं कि ब्रिटिशर्स सबसे पहले एक जो कंपनी थी ट्रेडिंग कंपनी उसके रूप में इंडिया में आए थे। ऐसी बहुत सारे फ्रेंच भी थी आए थे, डच भी आए थे, पोर्चुगीज सबसे पहले आए थे। तो उसके बाद सबसे बीच में ही आए थे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बाद भी माने। तो 1600 में ये बनी थी और आए थे। 1614 में फैक्ट्रीज मसूलीपट्टनम और सूरत में सबसे पहले उन्होंने अपनी ट्रेडिंग फैक्ट्रीज स्टैब्लिश की थी। 1739 में दिल्ली पर नादिर शाह का अटैक हुआ था जो पर्शिया का रूलर था। 1746 में मद्रास से फ्रेंच, और अब जो फ्रेंच भी काफी पावरफुल थे क्योंकि फ्रेंच आए थे और ब्रिटिशर्स थे, यूरोपियन थे, दोनों ही दोनों। तो इन लोगों की भी यहाँ पर लड़ाइयाँ हुई थी आपस में, कौन सी कंपनी के पास ज्यादा जगह आएगी, ज्यादा पोर्ट आएंगे अपनी फैक्ट्रीज और अपनी ट्रेड को बढ़ाने के लिए। तो ये उनकी लड़ाइयाँ भी चली थी। 1751 में रॉबर्ट क्लाइव ने आर्कोट को कैप्चर कर लिया था। ये फ्रेंच और उनके बीच की लड़ाइयाँ हैं कि भाई कौन सा पोर्ट किस केस में आएगा। 1757 में बैटल हुआ प्लासी का, और उसके बाद सिराज उद्दौला, मतलब उससे पहले फिर भी थोड़ा सा फ्रेंच लोगों का हाथ ऊपर रहता था ब्रिटेन से, वो ज्यादातर चीजों में जीतते थे। लेकिन 1757 के बाद से ये चीजें बदल गई और फ्रेंच एक तरीके से बाकी सभी इंडिया पे जो जितनी भी ट्रेडिंग थे, पोर्टुगल और फ्रेंच, ये सभी वो सारे एक तरीके से खत्म ही हो गए थे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अकेली यहाँ पर रह गई थी। ये बैटल ऑफ प्लासी काफी अच्छा इन लोगों के लिए साबित हुआ था। सिराजुद्दौला ने अपनी पावर खो दी थी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पैर वहां पर जमा लिया था। 1765 में उसके बाद मुगल एम्परर ने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल के रेवेन्यू कलेक्शंस के राइट्स दे दिए थे, दीवानी राइट्स, जिनको हिंदी में बोलेंगे दीवानी, बंगाल की ईस्ट इंडिया कंपनी को देती थी। और उसके बाद से ही बंगाल पर इन लोगों का शासन हुआ था। तो कहा थे हम, बंगाल के रेवेन्यू राइट्स इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गए थे और उसके बाद से इन्होंने अपना जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था या फिर जो वहाँ का जो सेटअप था एडमिनिस्ट्रेशन का, वो इंग्लिश लोगों ने चेंज करना शुरू कर दिया था। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, उसके बाद मैसूर से भी इनकी बैटल हुआ। उसके बाद ब्रिटिशर्स का श्रीरंगपट्टनम में भी सुल्तान को मारकर इन लोगों ने उसको जीत लिया था। फिर मराठाओं के साथ ऐसे 1857 की
ये जो 57 में लड़ाई हुई थी क्रांति, उससे पहले बीच में काफ़ी सारी जगह जो ब्रिटिशर्स ने लड़ाई करके युद्ध करके जीती थी, वो थी मैसूर का है, मराठाओं का है, श्रीरंगपट्टम है, विल्लौस पॉय म्यूटिनी, ये बीच में इनकी लड़ाइयाँ होती रहती। और 1857 के युद्ध से पहले काफ़ी सारी जगह या फिर काफ़ी सारा इंडिया का पार्ट इन्होंने युद्ध करके जो जीता था। मैसिव माइग्रेशन ऑफ इंडियन टू रियूनियन एंड मॉरिशस, इंग्लिश ऑफिशियल कोर्ट लैंग्वेज बन गई थी, क्योंकि काफ़ी जगह जब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गई थी तो उन्होंने फिर धीरे धीरे करके सब जगह पर अपनी कोर्ट बना लिए थे। मतलब सिर्फ रेवेन्यू ही नहीं बल्कि वहाँ का जुडिशियल जो सिस्टम है वो भी अपना सेटअप बना दिया था। और उसके बाद अब जहां पर इन लोगों को लड़ाई का कोई कारण नहीं मिला था कि भाई युद्ध करके उस जगह को जीते, तो वहां पर नई नीतियां कैसे करनी है, तो वो उसमें से था एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखने वाले हैं। फर्स्ट रेलवे लाइन 1853 में थाने से बम्बई में बिछी थी, और 1857 की म्यूटिनी जो अगला चैप्टर है आप देखेंगे। और 1858 ये जब 57 में ये इतना विद्रोह क्रांति हुआ, जिसको इंग्लिश लोग म्यूटिनी बोलते हैं और हम लोग इंडियन लोग उसे क्रांति बोलते हैं, स्वतंत्रता की पहली क्रांति की लड़ाई। तो 1858 में उसके बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश सरकार ने हटा दिया और ब्रिटेन का डायरेक्ट रूल यानी कि जो क्राउन रूल है वहाँ का, वो इंडिया पर डायरेक्ट हो गया था। उससे पहले 1757 से 1857 ये 100 साल तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज किया था, और अगले 100 साल तक फिर ब्रिटेन का क्राउन का डायरेक्ट रूल था। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। अब एक और टाइमलाइन है 1620 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश हुई। 1707 में मुगल एम्पायर कोलैप्स होना शुरू हो गया था, क्योंकि औरंगजेब की डेथ हो गई थी 1707 में। इंडियन एम्पायर्स छोटे छोटे ब्रेक हो गए थे, और काफ़ी सारे जो मुगल के ही नॉबल्स थे उन्होंने अलग अलग जगह अपनी अपनी छोटी छोटी चीज़ें इंडिविजुअल बना ली थी, सारी की सारी अपनी अपनी रियासतें बना ली थी। 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने बैटल ऑफ प्लासी जीता था, और ईस्ट इंडिया कंपनी एक लीडिंग पावर इंडिया में आ गई थी बाकी यूरोपियन कंपनीज को हटाकर। ये हमने देखा था अभी। 1800 में मैनी इंडियंस बिगिन थिंकिंग मोर मॉडर्नली, कुछ लोगों का जो थिंकिंग है वो इन ब्रिटिश लोगों के तरीके से होने लग गया था, जो कि ब्रिटिशर्स चाहते ही थे, इसलिए उन्होंने इस तरीके से काम, इस दिशा में काम भी किया था। मई 10 1857 में जो सिपाही म्यूटिनी हुई थी, मई 10 से शुरू हुई थी। नेक्स्ट चैप्टर है 1858 में ब्रिटिश गवर्नमेंट टेक्स डायरेक्ट कमांड ऑफ इंडिया। 1858 अगले साल से ही ब्रिटेन क्राउन का रूल हो गया था शुरू। 80s के लास्ट में फिर नेशनलिज्म, अब उससे 1857 से जो फेज अलग है 100 साल, मतलब 57 से 1757 से 1857 का जो फेज है वो एक अलग है, और उसके बाद से जो फेज है वो अलग तरीके की आज़ादी की लड़ाई हुई थी। सरफेस नेशनलिज्म के तरीके से लड़ाइयाँ होनी थी, शुरू हुई थी। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी। 1906 में मुस्लिम लीग बनी थी। 1930 में फर्स्ट प्रपोज आइडिया ऑफ पार्टीशन बाय फिलोसोफर अल्लामा इकबाल, जो इंडिया का पार्टीशन हुआ वो इस फिलोसोफर ने सबसे पहले ये आइडिया रखा था 1930s में। उसके बाद से जो मुस्लिम्स हैं उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था कि अब हम इंडिया को अपना पार्ट नहीं मानते, हम अलग होना चाहते हैं। 1943 से मुस्लिम लीग ने डिवाइड और क्विट प्लान को बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली उस पर काम करना शुरू कर दिया था कि हमें अब अलग ही अपना देश चाहिए है। 1947 जुलाई 18 को माउंटबेटन ने ये जो पार्टीशन का प्लान है इसको फाइनलाइज कर दिया था, और अगस्त 14-15 1947 को इंडिपेंडेंस, पाकिस्तान और इंडिया इन दोनों को अलग अलग इंडिपेंडेंस मिल गया था ब्रिटेन से। खैर ये जो दो टाइमलाइन थी ये मैंने गूगल से ली है। कुछ छोटा सा इस चैप्टर का या फिर इस पूरी बुक में जो हम पढ़ने वाले हैं वो एक ओवरव्यू उसको रखने के लिए, ठीक है। और ये है आपकी बुक का है टाइमलाइन, ये इस चैप्टर का टाइमलाइन है जो चैप्टर 10 है उसका, ठीक है। 1765
ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्स दीवानी ऑफ बंगाल। 65 से बंगाल की दीवानी इन्हें मिली थी। और फिर बंगाल में क्या क्या हुआ था ये इस चैप्टर में है। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था ब्रिटिश पार्लियामेंट में। 1793 में परमानेंट सेटल बंगाल में जो रेवेन्यू का नया कलेक्शन का नया तरीका इन लोगों ने जो निकाला था वो था, उस तरीके का नाम था परमानेंट सेटलमेंट। संथाल्स 1800 में ये संथाल का विद्रोह हुआ था राजमहल हिल्स के एरिया में जो रहते थे। 1818 में फर्स्ट रेवेन्यू सेटलमेंट बॉम्बे डेक्कन में। अब उसके बाद जब बंगाल के बाद बॉम्बे भी इसके इनके हाथ में आ गया था तो तब वहां पर भी बॉम्बे और दक्कन में भी रेवेन्यू सेटलमेंट इन्होंने बना लिए थे। एग्रीकल्चर प्राइसेस बिगिन टू फॉल। 1820s में एग्रीकल्चर जो प्राइस है वो फॉल होने शुरू हो गए थे। 40s 50s में स्लो प्रोसेस ऑफ एग्रेरियन एक्सपेंशन इन बॉम्बे डेक्कन। 56 में संथाल रिबेलियन हुआ था। 61 में कॉटन बूम बिगिन हुआ था। और 75 में डेक्कन विलेजेस में रिपेल रैयट्स का या किसानों का हो गया था। तो ये छोटा सा इंट्रो था इस चैप्टर का, जो चैप्टर का ही नहीं इस पूरे बुक में जो है। तो आई थिंक मुझे नेक्स्ट जो पार्ट है पार्ट 2 वो अगले से शुरू करना चाहिए, अदरवाइज ये पार्ट बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस चैप्टर को एक्चुअल में हम स्टार्ट पार्ट 2 से करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय। मुझे और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो चैप्टर 2 को हम पार्ट 2 को हम अगले पार्ट में शुरू करने वाले हैं आगे की चीज़ों को। ओके, आज के लिए इतना। टाटा बाय बाय।